हम एक ऐसी सभ्यता में रहते हैं जिसने सत्य को खोजने के लिए सब रास्ते खोल दिए हैं, किंतु उसे पाने की समस्त संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। मदरसे का सर्वे जारी, अब वक्फ बोर्ड की बारी। सबे भूमि वक्फ की। यूपी में निजी मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ की संपत्ति की जांच और सर्वे का फरमान जारी कर दिया गया। महीने भर में सभी जिलों को यह काम करके अपनी रिपोर्ट देनी होगी। योगी सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिए। मदरसों के सर्वे की तरह अब इस पर भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मुस्लिम नेता, धर्मगुरु और वक्फ की संपत्तियों का सर्वे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि योगी सरकार ने आखिर क्या आदेश दिया है जिस पर इतना संग्राम मचा हुआ है। योगी सरकार का ऑर्डर है कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जांच की जाए, उनकी बोर्ड की जांच की जाए। ये सबसे पहली बात है। उसमें कहा गया है कि बोर्ड्स की, वक्फ बोर्ड जो बने हुए हैं उनकी जांच की जाए। उनमें जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनको शामिल किया जाए। ज़मीनों को वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज कराया जाए, रेवेन्यू में आना चाहिए। और 1 महीने में ये सर्वे पूरा करके रिपोर्ट सौंपी जाए, ये सरकार का आदेश है। सर्वे के लिए सरकारी अफसरों की टीमें बनेंगी जो इस पर काम करेंगी सारे बोर्ड्स के बारे में। और टीम में अल्पसंख्यक विभाग के अफसर भी होंगे। माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है सरकार का, उसके लोग भी उसमें होंगे, अफसर होंगे। इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके पीछे सरकार की मंशा बताई जाती है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री है, उनको रोकना चाहिए। रोका कैसे जा सकता है उस पर देखा जाए। आदेश के मुताबिक यूपी में प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जांच होगी। आइए अब जरा इस सर्वे का मकसद भी समझ लेते हैं कि क्या मकसद बताया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सर्वे का मकसद क्या है? और सरकार का कहना है कि अवैध कब्जे पर रोक लगाना इसका मकसद है कि वक्फ की जो संपत्ति है उस पर बहुत हो जाता है। इसी तरह उसकी अवैध बिक्री हो रही है, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस सर्वे के बाद बोर्ड की संपत्ति का पता लगाना, अभी ये आइडिया नहीं है कुल मिलाकर कि कितनी संपत्ति, और संपत्ति का लेखा जोखा रखना ताकि उसका एक अकाउंट क्लियर रहे, सरकार के पास भी उसकी जानकारी रहे और सरकारी दस्तावेजों में वो दर्ज हो। ये पूरा उसका मकसद है। अब एक और महत्वपूर्ण, आज वक्फ देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार माना जाता है। माना जाता है कि वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। वहीं मज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। क्यों इतना हंगामा हो रहा है, इसके लिए दिखाते हैं कि पिछले 13 साल में कितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़ी है। यह सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। ये आप समझिए कि संपत्ति का मामला क्या है कि सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है वक्फ बोर्ड, यानी उसके पास तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा संपत्ति है, ज़मीन है। 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। देश भर में 8 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है वो है उनके पास। देश में कुल मिलाकर 8,51,939 वक्फ संपत्तियाँ, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। और 13 साल में ये 2 गुनी से ज़्यादा हुई है वक्फ बोर्ड की संपत्ति। पिछले 13 साल में ये काफ़ी बड़ी है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास थी 4 लाख एकड़ ज़मीन, जो आज 8 लाख एकड़ के करीबन हो गई है। हज़ारों करोड़ की ये संपत्ति है। वक्फ संपत्ति की जो वैल्यू है वो हज़ारों करोड़ है, अरबों में ये संपत्ति बताई जा रही है। यदि देखा जाए जो हमारे 2 सबसे बड़े ज़मींदार हैं वो है सबसे नंबर 1 सेना। सेना के पास 18 लाख एकड़ ज़मीन है। और नंबर 2 पर है रेलवे। रेलवे के पास 12 लाख एकड़ ज़मीन है और उस पर चल अचल संपत्ति उसकी बनी हुई है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख, 8,51,000 एकड़ है। वक्फ बोर्ड के सर्वे की बात आई तो माहौल गर्मा गया। लेकिन ये कहानी कोई आज की तो है नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद पहले तो सरकार वक्फ बोर्ड बनाया, उसे लाखों एकड़ संपत्ति पर अधिकार दिया और फिर ये सिलसिला चलता रहा।
जबकि दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में है। आखिर कैसे वक्फ लाखों एकड़ संपत्ति का मालिक बन गया, ये देखिए इस रिपोर्ट में। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो किसी को उसके समानता के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। लेकिन उसी संविधान की परछाई के नीचे ऐसे फैसले थोप दिए गए जिन्होंने समानता के अधिकार का हनन किया। उन्हीं में से एक है वक्फ बोर्ड का गठन और उसके अधिकार। अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी की भी संपत्ति को अपनी बताकर उस पर कब्जा कर सकता है और इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा करके वक्फ आज लाखों एकड़ संपत्ति का मालिक बन गया है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। ऐसे में मदरसों के सर्वे के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो, उनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। उनका उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, उसकी जानकारी उन्हें लेना चाहिए। धर्म का मामला हो और राजनीति ना गरमाए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर इस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। वक्फ की संपत्ति वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और कहीं भी कोई अवैध कब्जा अगर वक्फ की संपत्ति पे होगा तो सरकार उस पर एक्शन लेगी, उसको खाली कराएगी और वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल केवल और केवल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उनके तरक्की के लिए होना चाहिए। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहाँ बात ये? मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है। आजादी के वक्त भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। करोड़ों लोगों का विस्थापन देखने को मिला। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की लाखों एकड़ जमीन यहीं रह गई और आज वो जमीन वक्फ की संपत्ति के तौर पर दर्ज है और साल दर साल यह बढ़ती जा रही है। आज वक्फ के नाम पर इतना बड़ा रकबा है कि वो सेना और रेलवे के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनकर बैठा हुआ है। ऐसे में जब सर्वे होगा तो सरकार ये कोशिश करेगी कि उसे वक्फ संपत्तियों का पूरा सच सामने आए। जाहिर है इस पर राजनीति तो गरमाएगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वक्फ संपत्तियों के सर्वे पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। एक तरफ अखिलेश यादव ने इसे गलत बताया है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? दरअसल आप जानते हैं समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है। उनके पास न नीति, न एजेंडा है, न कहने को कुछ बचा है। बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। 4 चुनाव में जनता उन्हें नकार चुकी है और गुंडे, माफिया, मवालितों को इकट्ठा करना, उनको पुष्पित पल्लवित करना उनका ही ध्येय है। इस कारण जनता उनसे लगातार दूर होती जा रही है। दरअसल वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर आए दिन विवाद और चर्चाएं होती रहती हैं। कभी अवैध कब्जे को लेकर तो कभी इस बोर्ड पर भी आरोप लगता है कि उसने निजी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से किसका भला हो रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी पर किसकी नज़र है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सर्वे से कोई सच सामने आएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन साहब, मैडम हमारे साथ हैं, अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर हाजिक खान साहब हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील शम्स ख्वाजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाजा साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि इसकी क्या कानूनी पाबंदियां हैं और क्या मुश्किलात होने वाली हैं इस पूरे सर्वे से या जो सरकार का जो एक्शन है उससे, किस चीज़ को लेकर विरोध है? करीम, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा जी, विच इज़ द ड्यूटी ऑफ
काउंसिल और लॉयर कि मैंने वो नोटिफिकेशन नहीं देखा है सरकार का। जी आई एम नॉट कम्प्लीटली इन्फॉर्म्ड ऑन दैट, लेकिन जो मैंने अखबार या न्यूज़ के हजरात से सुना है जी उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। जी पहली बात तो ये कि अगर कोई ये कह रहा है कि जो मुसलमान साहिबान जो प्रॉपर्टी छोड़कर पाकिस्तान चले गए वो सब वक्फ के पास चली गई, जी इससे बड़ा झूठ और कैनॉट और नहीं हो सकता। जी जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है वो सिर्फ वो प्रॉपर्टी है जो उन लोगों ने जो हिंदुस्तान में रहे या हिंदुस्तान छोड़ के गए, जब वो हिंदुस्तान में रहे तो हिंदुस्तानी थे, उस वक्त जो उन्होंने प्रॉपर्टी वक्फ के नाम प्रॉपर्टी करी। बाकी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हज़ार लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ जो कि मुसलमान साहिबान पाकिस्तान गए वो छोड़ के गए, वो सारी प्रॉपर्टीज़ कस्टोडियन की हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हुई। So that's a blatant lie to say that all those properties have come to belong to the waqf. जी दूसरी बात यह है कि जब आप वक्फ का सर्वे अच्छी नीयत से करेंगे तो मैं और जो सही सोच के लोग हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो कोई और लीडर हो, वो उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि उससे ये पता होगा, डिटरमिन किया जा सकेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के इस्तेमाल में आ रही है या आपने कबाब रोटी का या गऊ मूत्र का या किसी और चीज़ का बिजनेस धंधा उस पर चला रखा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की बहुत ज़्यादा मिसयूज़ और एब्यूज़ की जा रही है जी, और वो करने वाले मिसयूज़ और एब्यूज़ करने वाले लोग ज़्यादातर मुसलमान हजरात हैं जी। तो उसमें नेक नियति से इंक्वायरी करना, मैं नहीं समझता कि अपफ्रंट कोई उसमें गलत चीज़ है क्या है, उसका हाथ ज़रूर गाइड करना चाहिए इंक्वायरी का बाय वेल मीनिंग पीपल। जी हाँ, जिन लोगों की सोच 80 और 20% वाली सोच है और जिनकी सरकार 80 और 20% के हिसाब से चलती है जी, वो एक अच्छे सिस्टम को भी, एक अच्छी चीज़ को भी एक डिवाइसिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, इस पर हम चर्चा करेंगे कि सरकार की नीयत और क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी पहले इस पर समझ लें, हाजिक खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजिक खान साहब मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और पूरे हिंदुस्तान के जो अक़लियत है उसके बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। हाजिक खान साहब, इसमें क्या परेशानी लग रही है? जैसे शम्स ख्वाजा साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा जगहों पर उसका अवैध तरीके से यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, कब्जा हो रहा है, कुछ बेचने की बातें जो सरकार ने कही है, तो यदि वो ठीक से इस्तेमाल हो सके, उसकी ठीक से जांच हो, तो इसमें क्या परेशानी है? विजय जी, आपने सत्य की विजय पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, तो यकीनन बात जो बैठे हुए चैनल पर हैं कि उन्हें सच्ची ही करना चाहिए, क्योंकि सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। अगर सरकार की नीयत और नीति अच्छी है और वो सर्वे कराना चाहती है, जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी उसकी मुखालफत नहीं करेगा, क्योंकि जो वक्फ संपत्ति है जिसके बारे में अभी बताया गया कि 3 तरीके से वक्फ होती है। एक ज़मींदारों ने वक्फ किया, एक जो जिनकी औलाद नहीं होती वो वक्फ करते हैं, एक कुछ जो अपनी सबाब की नीयत से मुसलमानों के लिए फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं वो वक्फ प्रॉपर्टी करती हैं। और हिंदुस्तान में सबसे तीसरे नंबर पे, जैसे अभी आपने दिखाया कि वक्फ की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में रेलवे और फौज के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, तो ये वक्फ की वो प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वक्फ की है। नंबर 2 बात यह है कि हिंदुस्तान के पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी है जहां हिंदुस्तान की मस्जिदों में मेडिकल चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, कहीं जैसे आपकी दिल्ली की है ये DPS चल रहा है, मिलीनियम पार्क बना है, ये सब वक्फ प्रॉपर्टियां हैं जी। उसमें सरकार अगर उसका सर्वे कराती है हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप 6वीं साल में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री 8वीं साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने मुसलमानों को एजुकेशन के नाम पर कितने स्कूल दिए, मुसलमानों के इलाके में कितने हॉस्पिटल दिए, मुसलमानों को रोजगार के आत्महत्या के
आप मुसलमानों के मदारिस का सर्वे कराना चाहते हैं, आप वक्फ बोर्ड का सर्वे। अरे वक्फ बोर्ड तो सरकार का एक अंग है। वक्फ बोर्ड जो होता है वो सरकार के अधीन होता है और उनके सारे मंत्रालय के अधीन सारे रिकॉर्ड सरकार के पास होते हैं। वक्फ मंत्रालय के पास होता है, लेकिन सेंटर की सरकार के पास भी है और प्रदेश की सरकार है। दिल्ली में केजरीवाल का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी का है और बिहार में नीतीश कुमार का है। तो ये सब सरकारें चलाने वाले हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो आज वक्फ बोर्ड की तलाशी कर रहे हैं, जो इसके सर्वे कराना चाहते हैं, जब वक्फ बोर्ड का कानून बना था 1995 में, तो उस पार्लियामेंट में अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी और देश के हिंदू और मुसलमान और सारी पार्टियों के विद्वान मौजूद थे जब ये संविधान बना था, ये कानून बना था कि वक्फ प्रॉपर्टियों की निगरानी की जाए। जैसे वकील साहब ने कहा है कि वक्फ बोर्डियों का प्रॉपर्टियों का मिसयूज करते हैं, मुसलमान ही करते हैं। इसका सर्वे हो, वो लोग जो इस पर काबिज हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो गलत यूज कर रहे हैं, उस पर सरकार की ध्यान होना चाहिए और उसके आने वाली इनकम का मुसलमानों की फलाह बहबूद, तो उसके बेहतरी के लिए काम आएगा ना, काम करना चाहिए, उस बेहतरी के लिए ही काम होना चाहिए। जी अंबर जैदी जी, मैं ताहिरा जी के पास जाऊं, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं, हाजिक साहब ने कहा कि सरकार जो काम करने चाहिए मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, स्कूल खोलने का, हॉस्पिटल खोलने का, एजुकेशन पर, वो काम तो कर नहीं रही। ये सर्वे करा रहे हैं, पहले मदरसों पे करवाया, अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे करवाया। जब संपत्ति और वक्फ बोर्ड सरकार के ही अंडर में है तो फिर क्या है ये बात? देखिए विजय जी, वक्फ बोर्ड की जब का गठन हुआ, सबसे पहली बात तो वो लोग जो हमेशा कहते हैं कि देश सेक्युलर है, सब एक जैसे हैं, सबके समान अधिकार होने चाहिए, लेकिन अगर समान अधिकारों की आप बात करते हैं तो फिर वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों है? क्यों भारत में एक इस तरह के प्रावधान है? अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज है तो वो देश के हर वर्ग के उत्थान के काम आनी चाहिए। चलिए हम उस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल क्या वाकई में मुस्लिम समाज के लिए हो रहा है? आपके जैसे कि अपने पैकेज में बताया कि तीसरा वो ऐसा विभाग है जिसपे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, नंबर्स के आधार पर तीसरा आता है। आज तक फिर भी सरकार से शिकायत है कि सरकार ने मुसलमानों के उत्थान के लिए स्कूल, अस्पताल और ये सारी चीजें क्यों नहीं बनाई? जिस बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों ने इतनी प्रॉपर्टी मुसलमान समाज के उत्थान के लिए दी हुई है, उनका इस्तेमाल किस तरह से हुआ, ये सवाल नहीं बनता क्या? आजादी के 75 साल है, आपका सवाल तो इसी जवाब में छुपा है कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी क्यों मुस्लिम समाज का उत्थान नहीं हो पाया? हमारे देश में और माइनॉरिटीज भी है, वो हर लिहाज से, चाहे उनका लिटरेसी रेट हो, पर कैपिटा इनकम हो या उनकी हेल्थ हो, हर चीज में वो हर वर्ग से बेहतर है। लेकिन मुसलमान जो प्रिंसिपल माइनॉरिटी, उसके हालात बदतर है। उनके पास वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन फिर भी फटे हाल है और सरकार से शिकायतें हैं। तो पहले जो सिस्टम में खामियां हैं उनमें जो उनको दूर करने की बात की जा रही है, आप उसका स्वागत कीजिए और चीजों को ठीक होने दीजिए। सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति में फंसे रहेंगे और तुष्टिकरण कराते रहेंगे, समाज वहां का वहीं रह जाएगा। जो सरकार साफ नियति से उत्थान की बात कर रही है, चाहे मदरसों का सर्वे हो या फिर वक्फ बोर्ड का, वो होना बहुत जरूरी है। पता चलना चाहिए कि इतने सालों में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हुआ। मुसलमान वहाँ के वही है, तो किसका उत्थान हो रहा है? जी ताहिरा जी, ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत काम करती हैं मुसलमानों के साथ भी, बच्चों के साथ भी। ताहिरा जी, आपको कोई आपत्ति लग रही है इस पूरे सर्वे पर या जो सरकार का एक्शन है उसको लेकर? क्यों बार बार सरकार की नीयत पे शक किया जाता है? देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था जब मदरसों का सर्वे हुआ था कि सर्वे के कोई खिलाफ नहीं है। देखिए यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं वो हाजी जी भी सर्वे के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये है कि सर्वे के बाद आपका पॉलिटिकल विल क्या है, आपकी नीयत क्या है। हम उस वक्त हम यही सवाल उठा रहे थे कि क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मदरसों की आप बेहतर करेंगे, क्या मदरसों को बेहतर मॉडर्नाइज करेंगे? उसी तरह से वक्फ बोर्ड का जब सर्वे हो रहा है तो ये अच्छा है, लेकिन क्या आप सर्वे करके देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है, क्योंकि जाहिर है कि चेयरमैन तो आप ही का आदमी होते हैं, बनाए जाते हैं, सरकार के ही होते हैं, तो आप उनसे लेखा जोखा लेते रहे कि नहीं लेते रहे? और अगर नहीं लिया तो आप चलिए लीजिए, अच्छा बात है, लेकिन उसके बाद क्या उन ज़मीनों पर माइनॉरिटी के हॉस्पिटल बनेंगे? क्या वहाँ पर स्कूल बनेंगे? क्या वहाँ कॉलेजेस बनेंगे उस ज़मीनों पे? क्या उनका बेटर इस्तेमाल होगा? अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी,
ये तमाम सवाल है, ब्लूप्रिंट नहीं है अभी हमारे पास। जी, एक ब्लूप्रिंट तो ताहिरा देना जी, मैं चाहिए समझना था चाहता कि हूं। हमारे दिमाग में ये है इतनी जी, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। मैं ये समझना चाहता हूँ, फिर हाजिक साहब के पास आऊँगा कि सरकार जो कर रही है, जितनी प्रॉपर्टी बढ़ी, हमने देखा कि पिछले 13 साल में भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बढ़ी, तो सरकार ने तो कोई कब्जा नहीं किया। मदरसों पर सर्वे की बात हुई, 3 तलाक की बात हुई, तो हमेशा जब भी अल्पसंख्यकों की बात सरकार करती है, जबकि हमारे यहाँ पैनल में सब लोगों ने माना कि मिसयूज हो रहा है, कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है, ये सब हो रहा है। अंबर जी ने कहा भी कि इतनी प्रॉपर्टी है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। तो जब ये सब सवाल हम भी मानते हैं, तो कोई सरकार इस पर फैसला कर रही है तो उसकी नीयत पर शक क्या, या हर बात में नीयत क्या होती है, मुझे समझ नहीं आती। कानून बनाने पर, जांच होने पर, हर चीज़ पर नीयत क्यों आप शक करते हैं? देखिए, ये तो बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। सरकार अगर नियत के बेहतर करती हुई माइनॉरिटी के लिए क्यों सवाल तो विजय जी होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इसी सरकार की बात नहीं है, इससे पहले भी सच्चर और रंगनाथ की जो रिपोर्ट्स आई थी उसका क्या हुआ आज तक, तो सवाल तो होगा कि भाई आप सिर्फ सर्वे करेंगे, सिर्फ कमीशन बनाएंगे कि इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और माइनॉरिटी भी इसी देश का हिस्सा है और उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो ये कि हम जो वक्फ बोर्ड का पैसा है वो सही जगह जाए, जमीनें सही इस्तेमाल, बिल्कुल सर्वे हो, और अगर कहीं गलती है तो दंडित भी किए जाएं। लेकिन स्टेट का जो है, जो सरकारें बनती हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें भी स्कूल और माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट की बात होती है। अगर नहीं होती तो ये कमीशन बनते किस लिए हैं? जी, हाजिक साहब, क्या पता करने के लिए बनते हैं कि बस से बदतर हालत है? जी, तो जो भी सरकार, जो भी पार्टी सत्ता में है, उसको चाहिए कि वो बेहतर करे हालात को। जी, हाजिक साहब समझाइए मुझे। सवाल खड़े करना तो ठीक बात है, सवाल क्या सरकार कर रही है उस पर खड़े किए जा सकते कि इसका क्या मतलब है, क्या फ़ायदा होगा, लेकिन नीयत का सवाल मुझे समझ नहीं आता कि नीयत क्या होती है। और जैसे अंबर जी ने भी कहा, आपने खुद ने कहा, शम्स साहब ने भी कहा कि मिसयूज हो रहा है, उसका कोई प्रॉपर यूज नहीं हो रहा, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए नहीं हो रहा, तो वो हो जाएगा तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है? देखिए, इसमें यहाँ बैठे हुए किसी भी आदमी ने इस बात का विरोध नहीं किया कि सर्वे नहीं होना चाहिए जी, लेकिन सर बात यह है कि सर्वे कराकर उत्तर प्रदेश को, मदरसे के सर्वे करा के उत्तर प्रदेश की जनता को 1 रुपए का फ़ायदा जनता को नहीं होगा। जैसा भी मैडम कह रही थी कि सच्चर कमेटी की, रंगनाथ मिश्रा की सर्वे कराया गया, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते गए। और रही बात नीयत पर, यह है कि भाई आप सरकार में इसलिए आए थे, ये तो वक्फ बोर्ड आपके अधीन है, आप जैसे मैडम ने कहा आपके पास सारी चार्जशीट उसकी होगी, आपका चेयरमैन को आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप शिक्षा पर काम करते, एजुकेशन पे काम करते, आप मेडिकल सुविधा पे काम करते तो लोगों का भला होगा। आप रोजगार पे काम करते, 50,000 गाय मर गई, जिन्हें गाय माता कहते, टीवी पर उसकी कोई चर्चा नहीं है मैडम जी। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उससे देश को, बच्चों को फायदा नहीं है। हमें राजनीति करनी है कि गाय अगर एक किसी मुसलमान ने पकड़ ली तो उसे पीट दिया। 1 लाखों से ज्यादा गाय हिंदुस्तान में पिछली बीमारी में खत्म हो गई, तो जिम्मेदारी सरकार की वहाँ पे भी बनती है, बिल्कुल बनती है हाजिक साहब। लेकिन मैं हाजिक साहब, मैं सवाल जो अंबर जी ने उठाया वो पूछ रहा हूँ कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 8,50,000 एकड़ जमीन है, अरबों रुपए की संपत्ति है, तो उसका यूज ही मुस्लिम समाज ने या जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने उसकी वेलफेयर के लिए क्यों नहीं किया? ये विजय जी उनकी कमी है, तो इसी की तो जांच हो रही है, बनती थी, उसी की तो जांच हो रही है। उस जमाने में जो प्रॉपर्टियां उठी हैं वक्फ बोर्ड की, वो 5 रुपए पे, 10 रुपए पे, 50 रुपए पे उनका किराया नहीं बढ़ा था, बढ़ता, इसलिए उनकी इनकम वो नहीं है। अगर उन प्रॉपर्टियों की आज की रेट में किराएदारी हो जाए या आज की रेट में उन पर काम हो जाए, तो वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहाँ मुसलमानों के लिए स्कूल भी बन सकता है, जहाँ मुसलमानों तो किसने रोका, किसने था? मुझे नहीं सर, ये जो इंतजामिया है, जो पार्टियां आती हैं, जो पार्टियों के चेयरमैन बनते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो इस जिम्मेदारी को निभाते नहीं है और सही, तो वो तो सभी लोग मुस्लिम समाज से होते हैं। अब मैंने कहा सरकार के नुमाइंदे मुस्लिम समाज के ही होते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं, तो इस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया जाए। वो नहीं कर रहे, वो अपनी घर की रोटियां बनाते हैं, राजनीति में आके MLA, मिनिस्टर, मंत्री बनता है पैसे कमाने के, जनता की सेवा नहीं करते। हमारे देश में पिछले
2 साल से 3 साल से सरकारों को गिराकर उनके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई जा रही है, लेकिन उन प्रदेशों में फला बहबूद का काम आम जनता के लिए भी नहीं हो रहा। ये सरकार को सोचना होगा। हमारा आज का सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारों की कटौती होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। मदरसे का सर्वे जारी, अब वक्फ बोर्ड की बारी। समय भूमि वक्फ की। हमने देखा था कि वक्फ बोर्ड के पास देश भर में 8.5 लाख एकड़ जो है ज़मीन है, संपत्ति है, और अब उसको देखते हैं कि राज्यों में कितनी वक्फ की संपत्तियां हैं। उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 2,10,239 संपत्तियां हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास उत्तर प्रदेश में 15,386 संपत्तियां हैं। पश्चिम बंगाल में 80,480 संपत्तियां हैं। पंजाब में 70,994, तमिलनाडु में 65,945, कर्नाटक में 61,195, केरल में 52,338 संपत्तियां, तेलंगाना में 43,693 संपत्तियां, गुजरात में 39,807, मध्य प्रदेश में 33,373, जम्मू कश्मीर में 32,529 संपत्तियां हैं। ये अलग अलग राज्यों का ब्यौरा है। कुल मिलाकर 8,51,000 जो है एकड़ संपत्ति है पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड के पास। हम चलते हैं हमारे खास मेहमानों के पास। शम्स ख्वाजा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबर जैदी जी जुड़ी हुई हैं, ताहिरा हसन जी जुड़े हुए हैं। शम्स साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि जब इतनी प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं मिसयूज हो रहा है, बार बार नीयत की बात हो रही है, तो ऐसा सरकार ने क्या कर दिया है जिससे आपको लगता है कि बहुत नीयत खराब है? और क्या कानून रद्द कर देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, ये नोटिफिकेशन और ये सारी गुफ्तगू उत्तर प्रदेश को लेकर है, उत्तर प्रदेश में हुई है जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए जी। अजय भिष्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के जी, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनका एक मीडिया को बयान है जी कि वो सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करते जी। बहुत आउटराइट बयान। जब आगे चर्चा चली तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर मस्जिद से बाहर प्रतिबंध लगाने की प्रयास किया गया जी। नमाज कितनी देर होती? 15 मिनट। वो भी कब होती? जब मस्जिद ओवरफ्लो कर रही। मस्जिद ओवरफ्लो क्यों कर रही? क्योंकि वहाँ मस्जिदें नहीं हैं इतनी। और कांवड़ के लिए दिल्ली से मुरादाबाद, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से सहारनपुर, सारे रास्ते महीना भर बंद रहे जी। Are you applying the law with fairness and equal application? That is the question. आपका ट्रैक रिकॉर्ड शो करता है जी। आप अगर बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर 80% और 20% लोगों की कम्युनल डिवाइड करके अगर आप वोट मांगेंगे जी। और फिर आप कहें कि आपकी कार्यशैली पे, आपकी कार्यनीति पे लोग नियत पे आपकी शक न करें, तो इट्स मोस्ट सरप्राइजिंग जी। बहुत ही क्लियर। बहुत ठीक बात आपने की। अंबर जी, मैं एक बात कहूँगा जी, जो बहुत वैसी है लेकिन समझ लेने की है जी। एतराज़ हो रहा है वक्फ की संपत्ति इतनी बड़ी। जी। मुझे हैरत होती है, कोई एतराज़ नहीं कर रहा कि हमारे एक दोस्त है, वो प्रधानमंत्री जी के भी दोस्त हैं जी। उनकी संपत्ति कई 100 गुना जब से सरकार आई है बन गई है जी। बट नोबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस। तो वक्फ की business कर रहे हैं संपत्ति सर। अगर बढ़ी है तो ये मुसलमानों ने और कुछ हिंदुओं ने वक्फ को दी है, इसलिए वक्फ की संपत्ति बढ़ी है। ठीक है ये कोई अवैध नहीं है जी। तीसरी बात जिस पे मैं ज़रूर कहूँगा, एक हमारी बहन है, उनके कॉन्सेप्ट वक्फ के बारे में मैं नहीं समझता, सीधा है, काफ़ी ढीला है जी। वो वक्फ बोर्ड की ज़रूरत ही को नहीं समझ पाए जी। वक्फ जो है, वक्फ इल्लाह, अल्लाह के लिए वक्फ, उसकी यूटिलिटी वो क्या है? वो एक सिस्टम है जिससे एक्यूमुलेट किया जा रहा है फॉर वट एवर यू हैव गिवन इन द पाथ ऑफ अल्लाह जी। और जो चीज़ आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं उसका खर्च, उसका इस्तेमाल, उसका इस्तेफादा
सिर्फ मुसलमान नहीं उठा सकता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर शख्स को बगैर तशखीस के, बगैर डिस्क्रिमिनेशन के उसका फ़ायदा दिया जाना है जी। क्योंकि अल्लाह ने जब ज़कात की आयत कही है कुरान में, तो ये नहीं कहा है इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वाली आयत में कि जो खैरात है, जो चैरिटीज़ हैं मुसलमानों की, वो है मुसलमान गरीबों के लिए, मुसलमान अनाथ बच्चों के लिए, मुसलमान मिस्कीन। नहीं, ये नहीं कहा है। कहा है जो मुसलमानों की चैरिटीज़ हैं वो सब गरीबों के लिए हैं, अनाथ बच्चों के लिए हैं, लेकिन वो इस्तेमाल तो नहीं हो रही ना। तो वक्फ की संपत्ति, ख्वाजा साहब, अंबर जी का सवाल ये था कि वो इस्तेमाल नहीं हो रही, उसका उपयोग उस तरह से नहीं किया गया। अंबर जी, बिल्कुल शुरू में अंबर जी, शम्स साहब अगली ने बात आपसे कह दूं, शुरू का कोई उनका एक वो था ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में मेरा रिजॉइंडर था। अगली बात आपसे अर्ज कर दूं, वक्फ की संपत्ति किसकी है भाई? गवर्नमेंट की संपत्ति है जी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 पढ़िए जी। वक्फ बोर्ड इज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी जी। It does not belong to any particular community or any particular person. It is a state instrumentality. ठीक है। तो उसके पास जो चीज जा रही है वो चीज तो फिर तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंबर जी समझाइए। एक तो ख्वाजा साहब ने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की कि नियत पर सवाल इसलिए होता है कि ट्रैक रिकॉर्ड आपका ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, नियत पे जिन सरकारों ने इतने दशकों मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, तुष्टिकरण की राजनीति की, आज तक मुसलमानों ने उनकी नियत पे ना तो शक की और ना ही सवाल करने की हिम्मत की। और जहां तक शम्स ख्वाजा साहब ने बात की है कि मैं वक्फ का कॉन्सेप्ट नहीं समझती, तो मैं उस परिवार से आती हूँ जिस परिवार ने हजारों गांव वक्फ को दिए हैं। आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, मेरे आज भी मैं इतना बड़ा आपको बंडल लाके दूंगी जिसमें प्रॉपर्टी है हजारों एकड़। अंबर जी पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो पर्सनल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बहन को कॉन्सेप्ट वक्फ का क्लियर नहीं है। पहले कमेंट उनका था कि वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है। आपने सवाल उठाया, नहीं आप सुन लीजिए ना, आपने सवाल किया है तो आप सुन लीजिए। मैंने बहुत पेशेंस से आपकी बात सुनी है। आपने बहुत अच्छा और बहुत अच्छी बात कही कि वक्फ का मतलब होता है कि हर समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए ये वो इस्तेमाल होना चाहिए। आज तक मैंने मुसलमान समाज से ये आवाज तो नहीं सुनी कि मुस्लिम, सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड को हटाकर भारतीय वक्फ बोर्ड बना दिया जाए और इसका इस्तेमाल भारत के हर जो शोषित वर्ग है उसके किया जाए। आपके बड़ी अच्छी लगती है सुनने में। और जिस आपने ज़कात की बात की, वो ज़कात लोग देते भी नहीं किसी गैर मुस्लिम को। तो ये बातें करनी टीवी पे बैठकर बहुत आसान होती है, लेकिन सवाल वहीं पे आके रह जाता है कि जो समाज के वर्चस्व वाले लोग हैं, जो लीडरशिप है, आज भी इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। वो समाज के उत्थान के बारे में नहीं सोचती है। आप सीधे सरकार पे सवाल दाग देते हैं, लेकिन वो लोग जो पदों पर रहे हैं उन्होंने मुसलमान समाज के उत्थान के लिए क्या किया, उनसे कभी सवाल करके देखिए, कभी वो हिम्मत आप जुटाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी ताहिरा जी, अंबर जी ने बहुत साफ बात की है और इस पर मैं आपसे पहले भी चर्चा करना चाह रहा था कि आपने रंगनाथ कमेटी की बात की और एक सच्चर कमेटी की बात की। तो सच्चर कमेटी बनी थी 2005 में आई थी उसकी रिपोर्ट, जहाँ तक मुझे याद है। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2005 में आई और उसके बाद 2014 तक यूपीए सरकार रही, लेकिन उसने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जो हम सब लोग मान रहे हैं मुसलमानों के लिए, अक़लियत के लिए, कि जिससे कुछ भला हो सके। लेकिन हम उन सरकारों पर नियत पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तुरंत सवाल हम उठाने लगते हैं, कोई भी फैसला हो। ये सवाल जब 3 तलाक पर कानून बना था तब भी उठाया गया था, और भी मसलों पर उठाया गया। और जब प्रॉपर्टी मान लीजिए बोर्ड ही जो है सरकार का है, तो फिर परेशानी क्या है इस बात की। और जो अंबर जी का सवाल है वो बिल्कुल वाजिब सवाल है कि क्या ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किसी फायदे के लिए हुआ सोसाइटी के? नहीं विजय जी, इसको तो कोई कह ही नहीं रहा है। शम्स साहब ने भी नहीं कहा जी, जो एडवोकेट शम्स साहब है उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मिसयूज हो रही प्रॉपर्टीज को सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए जी। और ये इस्तेमाल अगर मुसलमान गलत कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो मैंने भी कहा उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। आप सुनिए पिछला स्टेटमेंट। और जो आपने कहा सच्चर और रंगनाथ विजय जी, तो ये कांग्रेस ने बनाया था। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमने और सरकारों पे आवाज नहीं उठाई? नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं ना, शुबा नहीं किया। मैडम वो जो कमेटी की रिपोर्ट आई, उनकी आंख में आंख डाल के हमने पूछा, हमने मौलानाओं से भी सवाल पूछा, ट्रिपल तलाक में हेड ऑन लिया मौलानाओं को। लेकिन देखिए एक तरफ नहीं होता है, आदमी बैलेंस बात करता है। जहां जब चीज सही है उसमें बोलेगा। लेकिन आप चाहें कि अब
अपने वर्ड कोई मेरे मुंह में डाल दे तो ऐसा नहीं हो सकता जी। मैं 22 साल 24 साल से कर रही हूँ एक्टिविज्म, तो मुझे इतना पता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी हमारे साथ बहुत से इश्यूज पे खड़े हैं जी। हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं अपने सेकुलर हिंदुओं की वजह से जी। हम ये जो भ्रष्टाचारी और कव्वाली गाने वाले मुसलमानों की वजह से थोड़ी यहाँ रह पा रहे हैं जी। जो कव्वाली गा रहे हैं, कब किसके साथ कव्वाली गाने लगे, यू नो अबाउट इट। आपको भी नहीं पता है ये। लेकिन मैडम जब बात ये हो रही है कि प्रॉपर्टी का कव्वाली की धुन बदलते नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, को भी कहा हम समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखाया और यहाँ भी जब गलत होगा तो यहाँ भी आईना दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम किसी की तरफ जब हम सब लोग मैडम जब हम सब लोग इस बात पर, यहाँ जो पैनलिस्ट हैं सब इस बात पर सहमत हैं कि उसका मिसयूज हो रहा है और सोसाइटी के लिए उसका यूज नहीं हो पा रहा, तो जांच हो जाएगी, सर्वे हो जाएगा, तो तभी तो साफ होगा कि भाई किसने अवैध कब्जा कर रखा, किसने अवैध बेच दी है या क्या फायदा हुआ नहीं हुआ, तो वो आ जाएगा। तो इस काम को होने तो दीजिए। जी विजय जी, सबने एक सुर में कहा है कि सर्वे हो, मदरसे में भी सबने एक सुर में कहा था सर्वे हो। हाँ। लेकिन कुछ बेहतर निकल के आए, वहां पर भ्रष्टाचार है। मैं बिल्कुल साफगोई से कह रही हूँ, इसमें वक्फ बोर्ड में उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो, उसका इस्तेमाल सही जगह पे हो। मैंने कहा था हॉस्पिटल और स्कूल, तो वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं होगा जी, या यतीम बच्चों के लिए कुछ काम किया जाए तो सिर्फ यतीम एक कम्युनिटी का नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। विडोज की बात की मैंने कि विडोज के लिए होना चाहिए, जो पढ़ी लिखी हमारी नई विडोज है उनको आप सिलाई ये सब इस तरह से कंप्यूटर ट्रेनिंग दीजिए। उसमें सिर्फ मुस्लिम विडो नहीं होंगी, उसमें हर कास्ट और क्रीड की विडो होगी, उसमें हमारी दलित महिलाएं भी हों, सबको दीजिए भाई। वक्फ बोर्ड का इतना पैसा है, सही इस्तेमाल कीजिए आप उसको। जी अंबर जी, तो हम साथ खड़े हैं, सब साथ खड़े हैं। अंबर जी, अगेंस्ट है अंबर जी, ताहिरा जी की बात बिल्कुल ठीक है। सवाल उठाने पर ऐतराज क्यों करते हैं आप? बस आपसे कोई पूछे ना, आपने जो तय कर दिया वही हो। किसने कहा सवाल ना कीजिए? सवाल एक ही पार्टी से क्यों हो रहा है? सवाल हर पार्टी से, हर सरकार से किया जाए तो लगे, लेकिन आप मौजूदा सरकार जो वो कोई भी काम करता है पहले एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि सरकार की नियत पर कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मुसलमानों को कमजोर कर रही है, इस्लाम पे हमला हो रहा है। तो जब पहले ही आप ये कह देती है तो पूरा मुसलमान समाज भयभीत हो जाता है, सरकार पे विश्वास ही नहीं कर पाता है। कांग्रेस की जब बात होती है तो आज तक आप किसी से के मुंह से सवाल ही नहीं करेंगे कि 75 सालों में मुसलमानों के साथ कांग्रेस जैसी पार्टियों ने क्या किया, सिवाय उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के। ताहिरा जी ने दो कमेटी की बात की, रंगनाथन और उनकी, तो वही बात है कि क्या इतने सालों से किसी ने आवाज उठाई कि भाई कांग्रेस ने मुसलमानों को उल्लू बनाया, उनका क्या हाल किया? आप देखिए ना, आप अन्य जो माइनॉरिटीज हैं उनका स्तर देखिए। मैडम इसीलिए तो मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, वो भी तो सवाल का ही एक तरीका है। अरे सवाल का तरीका नहीं है, आज भी मुसलमान नहीं सवाल भी उठाया विश्वास रखते हैं। वैसे ही जैसे लोग जो पहले ही एक फूड पर थॉट देते थे कि भाई मुसलमानों पर टारगेट हो रहा है, मिनी एनआरसी है, वैसे मुसलमानों के लीडर नहीं है हम। ताहिरा जी आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमारे जैसे लोगों की बात कितनी मानी जाती है। मुसलमान आज भी जो मौजूदा सरकार है, जबकि सरकार मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए लगातार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन फिर भी सवाल उसी की नियत पर होता है। जिन लोगों ने इतने दशकों उनको बेवकूफ बनाया, उनका बुरा हाल किया, उन पे आज भी विश्वास है कि भाई बहुत अच्छी सरकार है, हमें कुछ नहीं किया। शाहबानो का फैसला वापस ले लिया, एक मुसलमान महिला को उस सड़कों पर दौड़ाया, उसको क्या उनकी हालत की, वो अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान वोट बैंक वहां की वही है। तो मुसलमान महिलाओं की जो हालत है, आज जाकर शायरा बानो ने अपनी जंग लड़ी, लेकिन तब भी वो लोग खड़ी थी। तो मुसलमान सही जगह पर खड़े नहीं नजर आते, उनको सिर्फ मीठी गोली चाहिए, कड़वी गोली इलाज उनको करवाना ही नहीं। सीधी सी बात ये है। शम्स साहब के पास आऊं, ताहिरा जी आप कुछ कमेंट करना चाहती हैं, इसमें जोड़ना चाहते हैं? हाँ नहीं बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुसलमानों ने जो एक लिबरल उसका एक सेक्शन है, जो उसने बराबर, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा पे भी अभी सबसे ज़्यादा हम लोग बोले हैं, इससे ज़्यादा कौन बोलेगा? सबसे ज़्यादा बोले हैं और बात किया है हमने कि भाई ये गलत, यहाँ गलत हुआ है, अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ मुसलमानों का जिस तरह से होना चाहिए था। तो हमने हमेशा सवाल किया है, हर लिबरल मुसलमान ने किया। हमने वक्फ बोर्ड पे भी सवाल किया है, उनके भ्रष्टाचार पे भी सवाल कर रहे हैं।
आपके चैनल पे हम कह रहे हैं करप्शन की जांच हो, हम कह रहे हैं उनके यहाँ जो मिसयूज हुआ है प्रॉपर्टी का उसकी जांच हो, वहां भी किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड को भी हेड ऑन लिया है ट्रिपल तलाक में, और बराबर लेते रहे हैं। और इसी लखनऊ के एक मौलाना साहब थे तो कोई बोलने को तैयार नहीं था, उनको भी हेड ऑन लिया था मैंने जी। तो ऐसा नहीं है, हम सबके जहां भी गलती लगती है हमें कि ये गलत है, हम बोल रहे हैं। मैडम ये यहाँ पर हम लोग है ना पर्सनल कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, पर्सनल बात नहीं हो रही है। ताहिरा जी को, अंबर जी को, शम्स जी को बात नहीं कर रहा मैं, पर्सनल उस पर नहीं जाता। हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। लोग लिबरल लोग सब लोगों की बात कह रहे हैं। शम्स साहब सवाल कर रहा है मुसलमान। बताइए अंबर जी जो कह रही है इसमें किसी बात पर आपको आपत्ति या एतराज है? नहीं, मैं सुन ही नहीं पाया बहन ने क्या कहा। बहन कह रही है ना कि भाई जब भी सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है उस पर आप हमेशा सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी सरकार, कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। हाँ, जो सो कॉल्ड सेक्युलर सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया। उस समय तो आप नहीं कहते उनकी नीयत पर, ये नहीं कह रहा हूँ कि सवाल खड़े, लेकिन आप नीयत पर सवाल नहीं करते। और बीजेपी कुछ भी करे तो आपको लगता कि इनकी नीयत में खोट है। ये नीयत मुझे समझ नहीं क्या होती है। त्रिवेदी भाई, एक तो मैं आपकी उस बात से डिसएग्री करूंगा जी कि जब भी बीजेपी ने कोई मुद्दा उठाया या बीजेपी के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाया, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुद्दा उठाया तो उसका इतराज़ किया गया जी। भाई नरेंद्र मोदी साहब ने जो ट्रिपल तलाक पर बेड़ा उठाया जी, वो कुरान शरीफ की आयतों का सही इंटरप्रिटेशन था जी, लेकिन उस पर भी बहुत ऐतराज हुआ था सर। ऐतराज करने वाले भी लोग थे जी। हमें अफसोस है कि मीडिया के लोग उसको सपोर्ट करने वाले लोगों की आवाज़ आगे तक नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि मे बी मीडिया बिलीव्स इन सेंसेशनलिज्म और इन डिसरप्टिज्म, व्हाटएवर इट इज। और नरेंद्र मोदी साहब ने जो कुरान शरीफ की आयतों का इंटरप्रिटेशन, सही इंटरप्रिटेशन देखा, उससे वो लेके आगे ट्रिपल तलाक का मामला चले। अल्लाह उनको उसका बहुत बड़ा अजर दे, उनकी उम्र में बरकत दे और उन्हें मुशर्रफ बा इस्लाम करे, हमारी दुआ ये है जी। अब मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो आप एक और हमारे साथी के निस्बत से सवाल कह रहे थे, देखिए अगर राज सरकार शम्स ख्वाजा की होगी तो सब लोग शम्स ख्वाजा से सवाल करेंगे, क्योंकि शम्स ख्वाजा गवर्न कर रहा है, स्टेप्स ले रहा है, राइट और लेफ्ट वो चल रहा है जी। अगर सवाल भाई आपकी, अगर सरकार आपकी होगी तो भाई लोग आपसे सवाल करेंगे जी। तो इस दौर में सवाल उनसे किया जा रहा है जो सरकार में है। शायद अंबर उस जमाने में बहुत छोटी नहीं होंगी उम्र में जी। इंदिरा जी से हर रोज सवाल किया जाता था जी, और आगे और प्राइम मिनिस्टर से सुबह शाम सवाल किया जाता था। तो मैं इस बात को नहीं बुरा समझता कि आप इस सरकार से या उस सरकार से सवाल उठाएं जी। लेकिन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक बात मैं अपनी दूसरी बहन से जरूर अर्ज करूंगा बहुत अदब के साथ जी, कव्वाली के ओरिजिन्स को जानना जरूरी है। कव्वाली एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, उसको अशोभित तरीके से उसके बारे में गुफ्तगू करना एक बड़ी हिंदुस्तान की रिवायत के साथ अन्याय है। ठीक है, ये बात में जी। ताहिरा जी आपको जोड़ रहे हैं, फिर मैं अंबर जी के पास आऊँ। मुझे अफसोस होगा कि अगर ये यूपी का नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शम्स भाई। That's okay. कि वो मैंने दूसरे उसमें कहा था, हाँ मिलाने पे मैंने कहा था वो जनरलाइज एक राग में गाने लगते, सब एक राग में नहीं गा सकते। We keep learning from each other. डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, मैं ये कहना चाह रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, nothing negative and personal about it. और दूसरी बात मैं विजय जी ये कहना चाहती हूँ एक चीज, कि अगर आपने देखा हो कि जो जिस तरह के वो हुए हैं, आर्गुमेंट हुए हैं नेहरू और अंबेडकर में, नेहरू और लोहिया जी में, तो आपने देखा था कि डिसेंट की कितनी जगह थी। ये एक दूसरे के सुनते थे और समझते थे। मुझे लगता है उन पूरे आर्गुमेंट को दोबारा देखना चाहिए अब लोगों को जी, कि वो किस तरह के आर्गुमेंट की जगह थी उस वक्त, किस तरह का तीखा आर्गुमेंट अंबेडकर ने किया है नेहरू के साथ, और लोहिया ने भी उतना ही तीखा किया है। तो इसका क्या मतलब है? सवाल नहीं होगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती कहाँ रहेगी जी। सवाल होना चाहिए, मैंने यही कहना था। सब एक लय में गाएंगे तो काम नहीं बनेगा जी, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, उसमें सब अलग अलग लय होने चाहिए। नहीं, हमने कहा यूनिटी डाइवर्सिटी हमारा और अंबर जी का भी कहना ये था, इस बात को समझना चाहिए और वो सारे आर्गुमेंट सुनना चाहिए लोगों को जी। अंबर जी जी
विजय जी, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं कि सवाल करना, बिल्कुल सवाल करना सरकार से हम सबका अधिकार है और बिल्कुल करनी भी चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल करना और पहले से ही एक नियत बता देना मुस्लिम लीडरशिप को या समाज हो कि ये है मानसिकता, ये है नियत सरकार की, तो वो उस पर सवाल उठता है कि आपको कैसे पता कि नियत खराब है, जबकि ये सरकार लगातार मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम करे। उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए प्रदेश के, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो मुसलमान समाज से फायदा मिला है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें मुसलमान समाज के लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे ज्यादती हो रही है, बेनिफिशरीज को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है सरकार की नीतियों का। तो आप कम से कम उन बातों का आप बात तो करिए कि हाँ सरकार बेहतर काम कर रही है। अब लगातार एक ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सरकार की नीयत खराब है, हिंदुत्व का एजेंडा है, मुसलमानों को डराना चाहती है। तो इस तरह से लोगों में भय फैलता है, देश का माहौल खराब होता है। तो हम जो भी बात कहें जिम्मेदारी के साथ कहें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, सरकार से सवाल उठाना जरूरी है, ये लोकतंत्र है, लेकिन किस तरह से आप कौन से शब्द डाल रहे हैं जिससे समाज फैल सकता है, आज के समय में बहुत जरूरी है। हमारे देश में पहले ही हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ चुकी है, तो ऐसे में हम सोच समझकर लीडरशिप, खासतौर से मुसलमान, उनको सोचना चाहिए कि आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप लोकतंत्र का, जो लोकतंत्र में अधिकार दिए गए, क्या उनका सही इस्तेमाल करें। आप मिसयूज करते हैं और फिर बेचारे बन जाते हैं। तो ये समय गया, अब सबको जिम्मेदारी अपनी दिखानी है इस देश के प्रति और समाज के प्रति। ख्वाजा साहब जी, इरशाद जी, अंबर जी कह रही है कि नियत पर सवाल क्यों करते हैं, सवाल करिए, लेकिन बात शुरू करते ही आप नियत पर आ जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ किया नहीं इस सरकार ने जिससे मुसलमानों का नुकसान हो गया। अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज ही देखें तो 13 साल में इतनी बढ़ गई है, तो सरकार ने तो कुछ ऐसा किया नहीं। देखिए, मेरे आर्ट में एक अहम चीज़ ये है, व्हेन आई एम आर्ग्यूइंग अ मैटर, जी, आई एम नॉट सपोज टू बी रिपीटिंग माई पॉइंट्स अनलेस दे आर रियली रिक्वायर्ड टू बी रिपीटेड। मैं इस बात की व्याख्या कर चुका हूँ कि इस सरकार का, जिसने ये कदम उठाया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो लाजमी है कि फौरन सवाल उठेगा नियत पर। नहीं, कोई मुसलमानों पर अत्याचार किए मुझे अर्ज करने दीजिए, बीजेपी की सरकार जी, हमारे लोकप्रिय राजनाथ सिंह जी ने भी चलाई है एज चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश जी, और वो पूरी बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने कोई बेहुदा मसले नहीं उठाए। ही न्यू हाउ टू गवर्न, उन्हें राजपाट आता था जी। आप उनसे प्रेरणा ले लीजिए। अगर आपको सरकार चलानी नहीं आती, सिर्फ आग लगाकर भड़का कर नहीं होना चाहिए, अच्छी नीयत से करिए उसको, पहले अपने क्रेडेंशियल्स वो करिए। अगर आप उलमा को साथ ले लेते, कह दे भैया मैं मदरसा पे, मैं वक्फ बोर्ड पे मैं कुछ अच्छी चीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं समझता लोग आप पे सवाल भी उठाते। ठीक है, तो ये चीज़ हाउ यू डू इट यस इज अ मैटर of public perception जी, and that is where I have given you example। राजनाथ सिंह जी का कोई utterance, कोई काम, कोई कदम ऐसा अंबर जी आपके पास आता हूँ, लेकिन ताहिरा जी को भी मैं इसमें जोड़ने बेहुदा तरीके इख्तियार करें। रिक्वेस्ट करूंगा कि ताहिरा जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त टाइम है मेरे पास प्रोग्राम के लिए, कम वक्त बचा है। ताहिरा जी आप जोड़ें तो फिर अंबर जी से मैं जवाब लूंगा आखिर जी, छोटा सा। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना कि करता हुआ दिखना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था विजय जी कि जैसे मदरसों का हुआ है, सर्वे चल रहा है, कंप्लीट होगा तो वो उसमें आप करिए। इतने दिनों से है सरकार, जो भी पार्टी पावर में होती है उससे ही लोग सवाल करते हैं और उसी के हाथ में होता है कि रिड्रेसल होगा, तो वो आप करिए। और उसके अलावा वक्फ बोर्ड का भी है, तो इसमें कितनी बेहतरी होगी। अगर जब होगी तो लोग यकीन करने लगेंगे, इसमें कौन सी बात है। एब्सोल्युटली, जैसी बेहतरी होगी लोगों का यकीन बढ़ेगा, हो जाएगा उस पर। अंबर जी जी, लास्ट कमेंट आपका साथ। कहना चाहती हूँ कि सरकार से बिल्कुल सवाल बनता है, लेकिन जिन मौलानाओं को जोड़ने की बात की जाती है कि हमारे मौलानाओं को नहीं पूछा सरकार ने, तो कभी उन मौलानाओं से भी सवाल हो जाए कि इतने बड़े बड़े इदारे, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े मदरसे चला रहे हैं, फंड वक्फ की और ज़कात और फॉरेन फंडिंग, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मुसलमान समाज के लोगों ने आज तक सवाल नहीं किया कि भाई आप इस ज़कात का, इस फंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और आज तक मुसलमान समाज का भला नहीं हो पाया। मुसलमान समाज की बेटियों के अधिकारों के लिए उन्होंने क्या किया। तो ये सारी चीजें, और किसी भी बदलाव के लिए या सुधार के लिए हम मुसलमान समाज या उनकी लीडरशिप की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं देखते। हमारे देश में सदन से जुदा के खुलेआम नारे लगे, जो लोकतंत्र कहते हैं, क्या किसी लीडरशिप ने या किसी ने भी इनिशिएटिव उठाया कि हम इस
वतन से जुदा जैसे नारे को हम जी, गैर बिल्कुल ठीक कानूनी और गैर इस्लामी घोषित करते हैं, और जो भी इस तरह के नारे लगाएगा हम उसको इस्लाम से खारिज करते हैं। महिलाओं के लिए तो बड़े फतवे निकल आते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव हम देखते नहीं है, फिर कहते हैं कि सरकार बुलावा भेजे, फिर डोली आएगी और फिर जाएंगे। तो ये सारे ढकोसले बातें, ठीक है। ये सब सिर्फ कहने के लिए, करना किसी को कुछ नहीं है। सबको अपना पद चाहिए और पर्सनल उत्थान करना है, और कुछ नहीं है। और जी। शिकायत इसी बात की क्योंकि सरकार इन मौलानाओं को पूछ नहीं रही है और उनको पद देना बंद कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। अंबर जी बहुत साफ तरीके से बात करती हैं। ताहिरा जी वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप एक कुछ सेकेंड। जी हाँ बिल्कुल, मैंने कहा, मैंने ये सुना नहीं था, मैं इसलिए कह रही हूँ। मैंने कह रही हूँ मौलानाओं को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को, जो महिलाएं हैं उनको लीजिए, उनको भी लीजिए और आम आदमियों को लीजिए अपने साथ। जी एक ग्रुप बना के आप उनको लीजिए जो काम कर रहे हैं। ठीक है। मौलाना को लेके कोई फायदा नहीं, मौलाना तो सब कवर कर ही रहे, सारे इंस्टीट्यूशन के हेड है वो। चलिए, तो अब महिलाओं को भी थोड़ा टाइम दीजिए। बिल्कुल, मुस्लिम महिला जो आम महिला है उसको लाइए, वो तय करेगी थोड़ा बहुत। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिरा जी आपका बहुत शुक्रिया, शम्स साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंबर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और हाजिर खान साहब हमारे साथ थे, बीच में चले गए, उनको ज़रूरत थी, कुछ काम था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होनी चाहिए। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 30% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। मतलब 70% लोग समझते हैं कि उनके अधिकारों में कुछ कमी की जानी चाहिए। हालांकि ये बात ध्यान रखें कि ये वक्फ बोर्ड सरकारों के अधीन काम करते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जब बात हो रही है मुसलमानों की, आपने नेताओं को सुना, हमारे पैनलिस्ट को सुना, आखिर में छोटी सी बात मेरी भी यानी विजय भी। नो इफ नो बट, ओनली वक्फ। जरा सोचिए, वक्फ बोर्ड आपके पास आए और कहे कि जिस ज़मीन पर आपने अपनी मेहनत से घर बनाया है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और इसका मालिकाना हक के लिए बोर्ड को नहीं, आपको साबित करना होगा। जब ज़मीन उतनी ही है जितनी पहले थी, फिर वक्फ बोर्ड की ज़मीन में दिन दूनी रात चौगनी इजाफा कैसे हो रहा। इसे ऐसे समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि आप ट्रेन की रिजर्वेशन सीट पर सो रहे हैं और जरा सा मुंह हाथ धोने क्या उठे कि आपकी सीट पर कोई आकर सो गया, और फिर टीटी को टिकट दिखाकर आपको ये प्रूव करना पड़े कि ये सीट आपकी है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके दान की वजह से किसी और को दान दक्षिणा मांगने की जरूरत ना पड़ जाए। पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल अक्सर कहा करते थे कि कब्जा सच्चा, कागज झूठा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।